आज अपन लोग बात करने जा रहे थे फोर्स की। फोर्स जो है बेटा इसे रिप्रेजेंट किया जाता है F, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसके ऊपर अपन लोग काय का साइन बनाएंगे, वेक्टर का साइन बनाएंगे। डेफिनेशन बेटा अभी अपन लोग फॉर्मूला फॉर फोर्स डिराइव करके आए थे, तो हम लोगों ने देखा था जो फोर्स का फॉर्मूला आया था वो मास इनटू एक्सेलरेशन आया था। तो अब डेफिनेशन में क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड क्या, एक्सेलरेशन बेटा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आएगा इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा वो देखो, इसका फॉर्मूला हो जाएगा बेटा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू क्या, एक्सेलरेशन। ठीक है, फिर नई चीज आएगी बेटा अपने पास यूनिट। अब यूनिट क्या हो जाएगा बताओ, फोर्स का यूनिट हो जाएगा बेटा एक, जैसे फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक यूनिट तो ये हो जाएगी, लेकिन इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, न्यूटन कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब कभी कभी ना बेटा हम लोग को डिफाइन करने को आ जाता है कि आप डिफाइन करो 1 न्यूटन को, यानी डेफिनेशन ऑफ क्या निकालो, ऑफ 1 न्यूटन लिखने को आती है। तो इसके लिए अपन लोग क्या करेंगे, जो फॉर्मूला फॉर फोर्स था, फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आप मुझे बताओ ये फोर्स की वैल्यू 1 न्यूटन की कब कहलाएगी, बताओ 1 न्यूटन की कब कहलाएगी फोर्स की वैल्यू। तो बेटा जब ये मास जो है वो हमारे पास 1 केजी का हो और एक्सेलरेशन कितना हो, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हो, तब जो फोर्स है वो काय का आएगा बेटा, 1 न्यूटन का आएगा। फिर से बोल रहा हूँ बेटा, हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला था मास इनटू एक्सेलरेशन, मुझे फोर्स को 1 न्यूटन चाहिए, मुझे फोर्स की वैल्यू क्या लेकर आनी है, 1 न्यूटन। तो मैं कैसे लेकर आऊं, अगर मैं मास को 1 केजी का कर दूं और एक्सेलरेशन को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का कर दूं, तो बेटा जो हमारे पास वैल्यू निकल कर आएगी फोर्स की वो क्या कहलाएगी, 1 न्यूटन ही कहलाएगी। तो अपन लोग को इसी को वर्ड्स में लिखना होता है बेटा, क्या लिखना होता है, देखो व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ मास u1 kg moves with a with an acceleration of 1 meter per second square, then the applied force is of 1 newton on the object। समझ गए बेटा, ऐसे करके क्या निकल कर आती है, अपनी डेफिनेशन निकल कर आती है 1 न्यूटन की। क्या क्या सीखा, सबसे पहले फोर्स के बारे में। फोर्स जो होता है उसे रिप्रेजेंट करना होता है बेटा किससे, F के ऊपर वेक्टर साइन से, क्योंकि क्या है बेटा ये एक वेक्टर क्वांटिटी। क्या है ये बेटा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान रखना। तो इसके ऊपर अपन लोग क्या बनाएंगे, साइन बनाएंगे, काय का साइन बनाएंगे, हाँ वेक्टर का। ठीक है, अब डेफिनेशन आती है बेटा, तो फॉर्मूला क्या आया था अपने पास, मास इनटू एक्सेलरेशन फॉर्मूला आया था, लास्ट क्लास में डिराइव किया था अपन ने। तो बेटा उसी को अपने डेफिनेशन फॉर्म में लिख लिया कि इट इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो फॉर्मूला क्या हो गया, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यूनिट की बात करें तो मास का यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी चीज को क्या कहा जाता है, न्यूटन कहा जाता है। अच्छा, न्यूटन को भी बेटा जो सिंबल होता है अपन लोग एन से लिखते हैं। अब डेफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन देखो क्या हो जाएगी, जब बेटा मास हो 1 केजी का, एक्सेलरेशन हो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तब फोर्स कहलाएगा काय का, 1 न्यूटन का। उसी को अपन ने वर्ड्स में लिखा है, जब ऑब्जेक्ट मास 1 केजी का मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ, तो जो अप्लाइड फोर्स है वो क्या कहलाएगा, 1 न्यूटन कहलाएगा। और ये क्या है बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी है। समझ गए, चलो इसको जल्दी से उतारो, आगे चलते हैं बेटा, समझते हैं बेटा क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, चलो देखो जरा इसमें क्या होता है एप्लीकेशन में। मतलब बेटा एप्लीकेशन वर्ड का मीनिंग होता है कि हम लोग कहाँ कहाँ इस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। तो वैसे तो जब मैंने आपको पढ़ा रहा था तब मैंने आपको समझाया था, लेकिन एक बार मैं फिर से अलग हेडिंग बना के बता दे रहा हूँ बेटा कि इन कैचिंग अ बॉल। अब मैंने आपको ये चीज समझा दी थी वैसे कि हमारे पास जो फॉर्मूला है फोर्स का,
वो बेटा कहीं ना कहीं जो है मास इंटू v माइनस यू बाई टी ऐसा करके आया था, याद करो, है ना। यानी बेटा टाइम जो था वो फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है। इतनी बात समझ में आई। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि अगर आप लोगों ने बेटा जो टाइम है उसे क्या कर लिया, कम कर लिया, तो बेटा फोर्स का इम्पैक्ट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपने वही टाइम को बढ़ा लिया तो फोर्स का इम्पैक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यही कहता था कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोर्स के। तो अगर मेरे पास टाइम यहाँ पर कम रहा तो फोर्स ज्यादा लगेगा। अब आप समझो बेटा एक बॉलर है, वो कैच कर रहा है बॉल को, अब वो कैच करेगा तो अगर बेटा वो टाइम बढ़ा लेगा, वो टाइम कैसे बढ़ाएगा, इसको कैच करके ऐसे लाएगा अंदर तरफ, तो वो जो टाइम ऑफ इम्पैक्ट है वो बढ़ गया, तो उसके हाथ को बेटा इंजरी जो होगी वो कम होगी। लेकिन मान लो उसे सीधा ऐसे आगे कैच किया तो बॉल का सीधा इम्पैक्ट उसके हाथ में पड़ेगा और बेटा इंस्टेंटली मोमेंटम चेंज होगा। तो जब मोमेंटम चेंज हुआ इंस्टेंटली यानी टाइम लगा कम, तो फोर्स का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो गया, तो उसे क्या हो सकती है बेटा, इंजरी हो सकती है। फिर मैंने आपको इसका सेकंड एप्लीकेशन भी बताया था बेटा, हाई जंप में क्या होता है, इसका यूज होता है। हाई जंप में याद है ना, हमारा जो एथलीट होता है बेटा, ठीक है, वो क्या करता है, दौड़ते हुए आता है, जंप लेता है, तो उसके आगे जहाँ पे उसे गिरना होता है उस जगह पे रेत होती है। तो रेत क्यों होती है बेटा, ये पता है, रेत जो होती है जब उस पर फोर्स पड़े तो सेटल हो जाती है। अब वो सेटल होती है यानी नीचे चली जाती है, जब नीचे जाएगी तो क्या होगा बेटा, टाइम बढ़ जाएगा बेटा इम्पैक्ट का। अब जब टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स का इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आई। लेकिन अगर कंक्रीट हुआ तो वो सेटल डाउन नहीं होगा, अब सेटल डाउन नहीं होगा तो इंजरी हो जाएगी बेटा, क्योंकि टाइम जो है इंस्टेंटेनियस टाइम में वो क्या हो जाएगा बेटा, तुरंत उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो सेम ही रीजन है बेटा। वो तीसरा जो इसका एप्लीकेशन आता है वो आता है हमारे पास सीट बेल्ट, कार के जो सीट बेल्ट होते हैं। अब ड्यूरिंग कोलिजन होता क्या है बेटा, जब बेटा गाड़ी टकराती है, जब गाड़ी टकरा जाती है बेटा, अचानक से कोई सामने आ जाता है या कुछ भी ऐसा हो जाता है, तो क्या होता है, जो गाड़ी का जो सीट बेल्ट होता है आपने देखा होगा वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, थोड़ा आगे जाने देता है आपको। गाड़ी का इम्पैक्ट हुआ, सीट बेल्ट क्या करेगा बेटा, एकदम लॉक नहीं होगा वो कि बिल्कुल आपको मूव ही ना करने दे, वो थोड़ा सा क्या करेगा, आगे जाने देगा। उससे क्या होगा, जो मोमेंटम का जो चेंज हो रहा है उसे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है बेटा, और वही टाइम मिला तो बेटा जो फोर्स का इम्पैक्ट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बात समझ में आ गई। फिर आता है बेटा हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को हम लोग रियल लॉ ऑफ मोशन क्यों कहते हैं, जो होता है अपने पास उसे क्या कहते हैं, रियल लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को, रियल लॉ ऑफ मोशन। अब बात आती है कि सर ऐसा क्यों कहते हैं, तो देखो बेटा जो सेकेंड लॉ होता है ना, उसी से हम लोग फर्स्ट लॉ को भी डिराइव कर सकते हैं। जो सेकेंड लॉ है उसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट लॉ को भी डिराइव कर सकते हैं, और सेकेंड लॉ की मदद से ही कहीं ना कहीं हम लोग थर्ड लॉ का भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो देखो सेकेंड लॉ को इसलिए अपन लोग कहते हैं, जैसे अब आप देखो मैं समझाता हूँ। बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अपन लोग एक बात जानते हैं कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है, बराबर होता है बेटा किसके, बताओ, मास इनटू एक्सेलरेशन के। बेटा इस एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, v माइनस यू बाई टी लिख सकता हूँ। ये तो अपन ने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से निकाला था ना बेटा। ये जो टाइम है ये मैंने फोर्स के पास पहुंचा दिया, तो F इंटू टी हो गया। तो यहाँ पर मास को मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, mv माइनस क्या हो गया, mu हो गया। बेटा फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू mv माइनस mu, हमारे पास एक फॉर्मूला एस्टैब्लिश हो गया। अब मेरी बात सुनना, लेट अस सपोज हम लोगों ने बेटा एक्सटर्नल फोर्स को क्या कर दिया, जीरो कर दिया। लेट एक्सटर्नल फोर्स बी जीरो। तो इस फोर्स की जगह पे जब जीरो आया तो बेटा जीरो इंटू टाइम तो क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। तो बेटा यहाँ बचा जीरो, एम वी माइनस एम यू। बेटा इससे इधर भेजा तो ये हो गया एम वी इज इक्वल टू एम यू, मास से मास कट गया, वेलोसिटी बराबर आ गया यू। यानी इससे मैं ये बोल सकता हूँ जो मेरा इनिशियल वेलोसिटी है वो कहीं ना कहीं बराबर आ रहा है किसके, फाइनल वेलोसिटी के। अब यही तो बेटा हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता था। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता था कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो जितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है
उतनी ही वेलोसिटी से मूव करता ही रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको आके चेंज ना कर दे। तो अगर बेटा एक्सटर्नल फोर्स अपन ने जीरो कर दिया तो जो वेलोसिटी उसकी एंड में थी वही वेलोसिटी उसकी शुरुआत में रही, यानी उसने अपने स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन कर लिया। अगर बेटा मान लो ऑब्जेक्ट इनिशियली वो काय पे था, रेस्ट पे था, ठीक है बेटा, तो वो ऑब्जेक्ट u जीरो, तो इस फॉर्मूले से देखो v भी क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा, है ना। यानी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर ही है तो रेस्ट पे रहेगा, क्योंकि बेटा किसी एक्सटर्नल फोर्स का एप्लीकेशन नहीं हो रहा। तो यही तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता था ना। एक बार फिर से समझा देता हूँ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बात कहता था। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बहुत सिंपल सी चीज कहता था कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो रेस्ट भी रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में चल रहा है उस स्टेट में ही रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स आके उसमें उसमें उसके स्टेट को चेंज ना कर दे। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने एक्सटर्नल फोर्स को जीरो कर लिया इस फॉर्मूले को लाने के बाद। उससे हुआ क्या, जो एम वी माइनस एम यू है वो दोनों बराबर हो गए। एम एम कट गया तो वी बराबर क्या आ गया, यू आ गया। इसे हमने बोला कि इनिशियल वेलोसिटी बराबर हो गई किसके, फाइनल वेलोसिटी के। क्या व्यक्ति बात समझ गए। अब बेटा सुनना मेरी बात, इसी से हम लोगों को समझना है फर्स्ट लॉ। आपका v बराबर आ चुका है u को, यानी आपकी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के बराबर आ चुकी है। अब फर्स्ट लॉ यही तो कह रहा था ना कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा तो ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को मेंटेन करेगा। मान लो एक ऑब्जेक्ट बेटा मूव कर रहा था u वेलोसिटी से, उस पे फोर्स नहीं लगा तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, अनचेंज्ड ही रहेगी। अगर मान लो बेटा वो रेस्ट पे था तो जो u है वही तो v है, यानी वो रेस्ट पे ही रहा। क्यों, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। बात समझ में आ गई। तो फर्स्ट लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को भी डिराइव कर सकते। देखो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि अगेन क्यों हो जाएंगे बेटा इंपॉर्टेंस, कुछ बताओ तो। क्योंकि एक ही फॉर्मूला है बेटा पूरे चैप्टर में और उस फॉर्मूले पर ही बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। जो फॉर्मूला अपन लोग यूज करने वाले हैं वो कौन सा यूज करने वाले हैं बताओ। दो फॉर्मूले रहेंगे बेटा, एक तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और कभी जरूरत पड़ी बेटा तो मोमेंटम का फॉर्मूला ध्यान रखना, मास इनटू वेलोसिटी, ये चलेगा बेटा। दूसरा वो फोर्स जो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के लिए v माइनस यू बाई टी वाला फॉर्मूला भी यूज हो सकता है, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले पर बेस्ड क्या है अपने न्यूमेरिकल्स रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तुम लोग का बायोलॉजी का भी टेस्ट नहीं हुआ है तो आप ये समझो कि वेडनेसडे थर्सडे में जब भी तुम्हारी क्लास होती है एक बायो का भी टेस्ट रहेगा। नेक्स्ट देखो बेटा, व्हाट वुड बी द फोर्स रिक्वायर्ड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कितना फोर्स लगेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लाने में एक बॉडी में जिसका मास 12 केजी है, और अगर एक्सेलरेशन कितना होगा अगर हमने फोर्स को डबल कर दिया तो सबसे पहले बेटा मैंने न्यूमेरिकल्स में हमेशा बोला है कि आप लोग जब भी स्टार्ट लो हमेशा कैसे लो, गिवन डेटा से लो। क्या हो जाएगा, क्या क्या दिया है पहले ये दिखना सीखो फिजिक्स में। वो फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन दे रखा है कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, एक बॉडी में जिसका मास कितना दिया हुआ है, कितना दिया है बेटा 12 केजी। क्या बनी सारी बात समझ गए। और मांगा क्या है हमसे, फोर्स मांगा है। तो बेटा जो फॉर्मूला अपन को यूज करना है वो फोर्स का, फोर्स बराबर क्या होता है, मास के फोर्स कितना है वो तो निकालना है। मास कितना है 12, ए कितना है 2, ये आ गया बेटा 24। अच्छा ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, ये केजी में, तो फोर्स आएगा काय में, न्यूटन में। तो फोर्स आ गया बेटा। अब सेकेंड वाला क्या बोला जा रहा है हमसे, यूनिट होता है ना फोर्स का न्यूटन, जैसे लेंथ का यूनिट मीटर होता है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। लेकिन हाँ अगर ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में हो और मास केजी में हो तो ही न्यूटन लिख सकते हो। अगर ये सेंटीमीटर वगैरह पे आ गया या ये बेटा ग्राम में आ गया तो आप फिर नहीं लिख पाओगे न्यूटन में, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको करने के लिए कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा। क्लियर है बात। अब उन्होंने एक और पार्ट बोला है,
व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन इफ द फोर्स वर डबल्ड, एक्सेलरेशन कितना होगा अगर हमने फोर्स को डबल कर दिया। ठीक है, तो देखो बेटा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स को डबल कर दिया यानी फोर्स कितना हो गया 48 और मास कितना था बेटा 12, एक्सेलरेशन बताना है तो ये कट गया बेटा, एक्सेलरेशन आ गया कितना 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है एक मैन है, एक बॉक्स को पुश कर रहा है जिसका मास है 50 केजी। तो गिवन डेटा में आप लोग मास क्या लिख लोगे, कितना दिया हुआ है 50 केजी। इतनी बात समझ गए। विद अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन, तो फोर्स दिया है बेटा कितना 80 न्यूटन। अब हमसे क्या बोला जा रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स निकालो, यानी क्या निकालना है बेटा ए निकालना है। फिर क्या बोला जा रहा है कि एक्सेलरेशन कितना होता अगर हम लोगों ने मास को आधा कर दिया होता, तब एक्सेलरेशन कितना होता। ठीक है बेटा, दो पार्ट है क्वेश्चन के। देखो सबसे पहले क्या करोगे आप, यहाँ पे फोर्स का मुझे फॉर्मूला बताओ क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स कितना है 80, मास कितना है 50 इनटू ए। यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लिया, कितना हो गया 80/50, काट दो तो ए आ गया कितना 8/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब मास को हाफ करना है, तो मास को हाफ करना मतलब अब मास कितना हो गया 50/2, कितना हो गया 25 केजी। इतनी बात समझे कि नहीं समझे। मास आ चुका है, फोर्स तो अभी भी कितना लगा रहे हैं 80 न्यूटन का, हमसे एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बोलो, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हो गया 25 और बेटा फोर्स था कितना 80 न्यूटन का, एक्सेलरेशन निकालना है तो ये हो गया 80/25, 5 5 जा 5 16 जा, तो एक्सेलरेशन आ गया बेटा 16/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में अ सर्टेन फोर्स एक्सर्टेड फॉर 1.2 सेकेंड, यानी क्या दिया है टाइम दिया हुआ है बेटा, तो टाइम लिख लो कितना है 1.2 सेकेंड्स का है। बेटा raises the speed of an object from 1.8 मीटर पर सेकेंड टू 4.2 मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है उस पे फोर्स ने काम किया, एक्ट किया 1.2 सेकेंड के लिए, तो उसकी जो स्पीड थी वो 1.8 से 4.2 हो गई। तो ये जो बेटा 1.8 है ये क्या है, शाबाश, इनिशियल वेलोसिटी है 1.8 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 4.2 मीटर पर सेकेंड। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है। अब उन्होंने बोला है बेटा लेटर यानी बाद में सेम फोर्स को अप्लाई किया गया है 2 सेकेंड्स के लिए, 2 सेकेंड के लिए कितना स्पीड चेंज होगी 2 सेकेंड में, ये भी पूछा जा रहा है। चलो वो देखते हैं बेटा, पहले यहाँ से फोर्स निकालते हैं। फोर्स का फॉर्मूला बताओ, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। सर ये वाला क्यों, एक्सेलरेशन वाला क्यों नहीं, क्योंकि बेटा u v t दिया हुआ है ना, तो बेटा मास कितना है, मास दिया है सर्टेन फोर्स एक्सर्टेड फॉर इतना। ठीक है, तो मास के लिए बेटा लिखे रहने दो m, और हमसे बेटा v माइनस u कितना हो जाएगा 4.2 माइनस 1.8, टाइम कितना हो जाएगा 1.2, मास की जगह मास 4.12 माइनस 8 कितना हो जाएगा 4, 3 माइनस 1 2.4/1.2, काट दो कितना आ गया 4 से आ गया कितना 2 मास, 2 टाइम्स ऑफ मास। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोल दिया क्वेश्चन में कि स्पीड कितना चेंज होगी कितने टाइम में 2 सेकेंड में। ये हमारे पास फोर्स आ चुका है, कितना आ चुका है ट्वाइस ऑफ मास। अब क्या मांगा जा रहा है बेटा, वो बोला जा रहा है कितना स्पीड चेंज होगी अगर टाइम जो है वो 1.2 सेकेंड की जगह कितना कर दिया 2 सेकेंड का कर दिया, यानी इस टाइम को चेंज कर दिया। कितना कर दिया बेटा बताओ जल्दी से, इसको कर दिया 2 सेकेंड का। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब स्पीड निकालना है, टाइम दिया हुआ है और फोर्स है, तो क्या करें। अब देखो फोर्स का कहीं ना कहीं फॉर्मूला क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन था,
फोर्स कितना आया है, 2m का आया है, तो मास की जगह मास, एक्सेलरेशन की जगह ए, एक्सेलरेशन कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। इतनी बात समझ गए। अब ए भी है, टाइम टी भी है, और इनिशियल वेलोसिटी भी है 1.8 मीटर पर सेकंड की। तो अपन लोग डालते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at। u कितना हो जाएगा 1.8, a कितना हो जाएगा 2, और टाइम कितना हो जाएगा 2 का बेटा। ठीक है बेटा, बात समझ में आई। तो v कितना हो जाएगा 1.8 प्लस 4 कितना हो गया 5.8 बेटा। क्या अपन इतनी बात समझ गए? बोलो बेटा, इतनी बात समझ गए। लेकिन अगर आप आंसर देखोगे तो वो कितना दे रखा है, 4 मीटर पर सेकेंड। क्यों? ये तो वो स्पीड आई है जिससे वो अब मूव कर रहा है। चेंज कितना हुआ? तो चेंज हुआ बेटा, उसने कितनी वेलोसिटी थी, कितनी थी 5.8, और शुरुआत कैसे करी थी उसने 1.8। तो चेंज करने के लिए अपन लोग 4.0 लिख देंगे, इतना चेंज हुआ। समझ गए? चलो।